नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, अब 2 दिन में 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण होने जा रहा है। यानी 100 से ज़्यादा कुछ सीटें होगी जहां पहले चरण का मतदान हो जाएगा। उसके बाद और 6 दौर या चरण होंगे। इससे हम 18वीं लोकसभा चुनेंगे। इस चुनाव में आखिर में असली लड़ाई किसमें हो रही है, कौन कौन लोग इस लड़ाई में उतरे हैं, तो एक जगह हमें दिखाई देता है कि एक तरफ बीजेपी नाम की पार्टी है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। और उनके सामने कौन लड़ रहा है? एक बात होती है जब आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हो तो ये अखिल भारतीय चुनाव है और इसमें सत्ताधारी 10 साल से अगर भाजपा नाम की पार्टी है तो उसको हराने के लिए पूरे देश में एकजुट होकर विरोधी दलों ने लड़ना आवश्यक है। या तो एक ही विरोधी दल होना चाहिए या तो बहुत सारे जो छोटे मोटे विरोधी दल होंगे उनका ऐसा पक्का गठबंधन होना चाहिए कि जो सत्ता में बैठे पार्टी के लिए एक आह्वान बन जाए, चैलेंज बन जाए, चुनौती बन जाए। लेकिन क्या हमने ये देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। 10 साल पहले भी एक सिचुएशन ऐसी थी कि जब कोई भी कांग्रेस को चुनौती नहीं दे सकता था या कांग्रेस के लीडरशिप ने बना जो यूपीए गठबंधन था, जो 2004 के चुनाव के बाद बना था। उस वक्त वाजपेयी और आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा सबसे बड़ी लोकसभा की पार्टी थी, लेकिन उनके पास अपना बहुमत मेजॉरिटी नहीं थी। फिर भी उनके साथ जो छोटे मोटे दल थे उनको मिलाकर उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की थी। और एक बात कहना ज़रूरी है कि चुनाव से पहले उन्होंने जो गठबंधन बनाया था उसमें कुछ 13, 15, 17 जो कुछ पार्टियां थी वो सब वाजपेयी या आडवाणी के लीडरशिप में लड़ती थी, ना कि उनके खिलाफ लड़ रही थी। हाँ, एक बात है, 2000 के बाद परिस्थिति बदली। कांग्रेस की अध्यक्षता सोनिया गांधी के पास आ गई और सोनिया गांधी ने पहली बार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में उतारा। इसके लिए मुझे याद है, मायावती हो, शरद पवार हो, रामविलास पासवान हो, इनके घर जाकर सोनिया गांधी ने उनको एकजुट होने का न्योता दिया था और उसके बाद ही कुछ हो पाया। लेकिन फिर भी ऐसा बड़ा गठबंधन नहीं बना। एक 2-3 छुटपुट दल जो थे, पासवान वगैरह, लालू, उनके साथ आ गए थे, शरद पवार आ गए थे, लेकिन ये पूरे देश का एक गठबंधन नहीं बन पाया था। कहने का मतलब ये कि 2004 से 2014 तक जो यूपीए गठबंधन सत्ता में रहा वो दिखाई देता था कांग्रेस का गवर्नमेंट है, लेकिन उसकी मेजॉरिटी अपनी नहीं थी। 206 सीटें सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी 2009 में और उसके पहले 146 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। तो जो गठबंधन 2004 में बना वो चुनाव खत्म होने के बाद बना। जो बीजेपी को अपोज करते थे, विरोध करते थे, ऐसे दल एक दूसरे से भी लड़े थे, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने के लिए ये चुनाव के नतीजे आने के बाद एकजुट हो गए और उन्होंने मेजॉरिटी दिखाने की कोशिश की। फिर भी उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। ऐसी हालात में जो बंगाल और केरला की सालों से और दशकों से कांग्रेस के खिलाफ लड़ी हुई जो लेफ्ट फ्रंट थी, वो भी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ आ गई और एक गठबंधन बन गया।
और इसी कारण से सोमनाथ चैटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष बन गए थे। कहने का मतलब ये कि लोकसभा का चुनाव कम से कम 4-6 ऐसे चुनाव हुए जब कोई एक बड़ा गठबंधन या बड़ी पार्टी और उसके सामने दूसरा बड़ा गठबंधन और दूसरी राष्ट्रीय पार्टी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये बात 2014 के बाद शुरू हो गई जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता बने। तो 2014 के चुनाव में उन्होंने एक बढ़िया गठबंधन बनाया जिसको एनडीए ही नाम रखा गया, लेकिन उससे क्या बोलते उनको, नीतीश कुमार तो निकल गए थे, लेकिन बाकी कुछ दल आए थे। तो ऐसे बनकर जो बना गठबंधन, उसको सिर्फ मेजॉरिटी नहीं मिली, बहुमत नहीं मिला, बल्कि खुद बीजेपी को, अकेले पार्टी को ही बहुमत 282 सीटें मिली थी। और उसके बाद बीजेपी देश की प्रमुख पार्टी बन गई, प्रमुख दल बन गया। और तब तक जो देश में सबसे बड़ा प्रमुख राजनीतिक दल माना जाता था कांग्रेस, वो पूरा मार्जिनलाइज हो गया। यानी 10 साल सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी जो थी वो 2014 में इतनी मार्जिनलाइज हो गई कि विरोधी दल करके नेता विपक्ष की मान्यता भी ना मिले, इनके इतने कम नंबर आ गए थे, 44 पर सिमट गई थी कांग्रेस। और उसके बाद पिछले 10 साल हम देख रहे कि किसी एक पार्टी को अगर बहुमत मिल रहा है तो वो बीजेपी को मिल रहा है, और कांग्रेस उसकी टक्कर में, बीजेपी की टक्कर में 2 नंबर की पार्टी दिखाई देती है। लेकिन क्या 2 नंबर की टक्कर देने वाली पार्टी कांग्रेस है? नहीं है। ना कि कांग्रेस का जो गठबंधन कांग्रेस बनाती है वो भी 2 नंबर होकर टक्कर नहीं दे पाता। अभी भी सर्वे आ रहे, हम देख रहे, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस टक्कर में है, कांग्रेस ने बनाया गठबंधन टक्कर में है। तो इसलिए मुझे एक याद आ गई, 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जिस आक्रामकता से चुनाव का प्रचार कर रहे थे, एग्रेसिवली कर रहे थे, उन्होंने मतदान के 5वें या 6ठे चरण के आसपास एक घोषणा कर दी थी, बस अब तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। याद होगा आपको, कांग्रेस मुक्त भारत। आगे जाकर इसका एक जुमला बना, उस पर कटाक्ष हुए, उसकी मजाक उड़ाई गई, कोई पार्टी इतने जल्दी नहीं खत्म होती, ये बताएगा। ये खुद नरेंद्र मोदी या अमित शाह भी जानते हैं कि 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस में वो आज वो दम नहीं रहा कि जिसको हम राष्ट्रीय पार्टी बोल सकते हैं। हाँ, आंकड़ों से या रिकॉग्निशन से कांग्रेस आज भी नेशनल पार्टी है, लेकिन जिस ताकत से बीजेपी लड़ती है और अपना संगठन कायम रखती है, उससे टक्कर लेने लायक आज की कांग्रेस बची नहीं है। उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस ही बची नहीं, बहुत सारे और पार्टियों के, और मुख्यतः कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता एक एक करके कांग्रेस से निकल गए, छूट गए और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की ताकत उससे बड़ी है। आज हम देखते हैं तो असम ये राज्य है जहां बीजेपी की सत्ता है, लेकिन बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्वा शर्मा, ये तो ओरिजिनली कांग्रेस के नेता है। यानी कि देखते देखते पिछले 10 साल में कांग्रेस मुक्त भारत करते करते बीजेपी ही कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। यानी कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या बचा, ऐसा कांग्रेस बीजेपी के लोग भी पूछने लगे। और इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है तो कांग्रेस की हालत क्या है। अगर हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाया और पेश किया, उसके बाद पहली रिएक्शन प्रधानमंत्री की आई कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है,
या आज़ादी के पूर्व मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है? ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? आज के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस का आज का जो घोषणा पत्र है चुनाव के लिए, वो तो आज़ादी पूर्व मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज की कांग्रेस ही बची नहीं है। आज की कांग्रेस आज़ादी के पूर्व समय की मुस्लिम लीग बन गई है। और ये बात भी ज़रा आराम से समझना ज़रूरी है। जब 2014 के चुनाव के नतीजे सामने आ गए और 206 पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो 44 पर आकर सिमट गई और बुरी तरह से हार गई और बड़ी संख्या में खुद की मेजॉरिटी लेकर पहली बार कोई बिगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, बीजेपी आ गई। तो उसका अभ्यास करने के लिए कांग्रेस की उस समय की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक एंथनी कमेटी अपॉइंट की थी, निर्धारित की थी कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत क्यों हो गई कि जिस पार्टी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर भी मांग नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए 54-55 कम से कम एमपी चाहिए, उतने भी एमपी नहीं आए। 10 साल सत्ता में बैठने के बाद कांग्रेस विरोधी पार्टी बनने के भी लायक नहीं बची। तो क्यों हो गई ये बुरी हालत, क्यों हो गई? इसका अभ्यास करने के लिए सोनिया जी ने सीनियर लीडर जो है, ज्येष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता A.K. एंथनी, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की थी, जिसका रिपोर्ट तो आ गया, वो रिपोर्ट लीक भी हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ओपनली और जाहिर तौर पर वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, लोगों को नहीं बताई। वो रिपोर्ट में A.K. एंथनी कहते हैं कि कांग्रेस हार गई क्योंकि मतदाता मानता है कि ये कांग्रेस स्वतंत्रता का आंदोलन चलाने वाली कांग्रेस रही नहीं, ये तो मुस्लिमों की पार्टी बन गई है। 10 साल पहले चुनाव के नतीजे आने के बाद जो कांग्रेस की ही एक कमेटी, एंथनी कमेटी बनी, उसका रिपोर्ट था कि 10 साल पहले की हारी हुई कांग्रेस जो है वो ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी बची नहीं है। लोग मानने लगे हैं कि ये तो मुस्लिम लीग बन गई, यानी ये मुस्लिमों की पार्टी बन गई। ऐसा क्यों कहा, ये भी समझना ज़रूरी है। देश का पार्टीशन हो गया, विभाजन हो गया। क्यों हो गया था? क्योंकि ब्रिटिशों ने जाने के पहले जिनसे बातचीत की उसमें 2 पार्टियां थी, एक थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग अलग क्यों थी? अगर कांग्रेस में ही बड़े बड़े मुस्लिम नेता हुआ करते थे, मुस्लिम धर्मीय नेता हुआ करते थे, तो मुस्लिमों की अलग से पार्टी मुस्लिम लीग बनने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना बोलते थे कि कांग्रेस सब धर्मों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। और इसलिए कांग्रेस की राज में और कांग्रेस में साथ में रहकर मुस्लिमों को न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हमें अलग होना है, हमारी कौम अलग है, हमको अलग होना है और हमको कांग्रेस के राज में रहना ही नहीं है। और इसलिए देश का विभाजन हुआ था। अब देखिए आर्ग्यूमेंट क्या था? कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी और मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी थी। और 47 से लेकर 2014 तक आते आते मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते करते कांग्रेस ही मुस्लिमों की पार्टी बन गई। ये खुद एंथनी कमेटी का रिपोर्ट कहता है। और 10 साल बाद 2024 में देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। बिल्कुल सही है, लेकिन उसी का दूसरा मायने हम निकालने की कोशिश करें तो ये मायने ये होता है कि आज़ाद स्वतंत्रता पूर्व जो कांग्रेस थी उसकी पूरी विरासत अब बीजेपी के पास आ गई है। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व कांग्रेस का चेहरा और चरित्र हिंदू पार्टी था, और आज अगर कांग्रेसी
आरोप लगाती है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी सब धर्मियों की पार्टी नहीं या मुस्लिमों की पार्टी नहीं, कांग्रेस ही मुस्लिमों की पार्टी है, इसलिए मुस्लिमों का हित कांग्रेस ही संभाल सकती है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के पहले की जो कांग्रेस थी वो कहाँ बची है कांग्रेस में? यानी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में और उनको घेरा डाले बैठे लेफ्ट लिबरल्स ने कांग्रेस पार्टी को ही मुस्लिम लीग बना दिया है। यानी कि कांग्रेस मुक्त कांग्रेस हो गई है और भाजपा से भागे भागे जाने वाले जो कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे कांग्रेस से भागकर, वो बीजेपी को स्वतंत्रता पूर्व समय की कांग्रेस बना रहे और बीजेपी के नेता भी कांग्रेस बना रहे, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चलाने वाली पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी वो हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी, ब्रिटिश भी मानते थे और मुस्लिम लीग भी कहती थी। अगर आज की कांग्रेस को मुस्लिम अपनी पार्टी मानते हैं और कांग्रेस का नेतृत्व भी कांग्रेस को मुस्लिम हित संभालने वाली पार्टी मानता है, तो कांग्रेस ही मुस्लिम लीग बन गई है। यानी कांग्रेस ही कांग्रेस मुक्त हो गई और बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन की कांग्रेस की जो विरासत थी वो राहुल गांधी ने फेंक दी और बीजेपी ने उठाकर सम्मानित करके संभाली है। इसलिए मैंने इस वीडियो का शीर्षक दिया है भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई और कांग्रेस ही कांग्रेस मुक्त हो गई। असलियत में ये स्लोगन किसकी थे, हम कहाँ पहुँच गए, आप समझ सकते हो। मैं यही रुकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।